स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्ते। जब भी कोई एग्जाम का रिजल्ट आता है, जैसे कॉलेज में, स्कूल में या इवन फॉर योर ग्रेजुएशन, रिजल्ट के दिन जब रिपोर्ट कार्ड आता है तो हम इमीडिएटली खोलते हैं, देखते हैं पास हुए हैं कि नहीं, ये कौन से डिवीजन में है, उसको बंद कर देते हैं। वो 2-3 दिन बाद जाके खुलता है। देन वी टेक एन एनालिसिस कि अच्छा इसमें इतने आए थे, इसमें कहाँ पे मार्क्स चुके हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट मेजॉरिटी ऑफ अस डू। ऐसे बहुत सारे हैं जो उसी दिन खोल के देखते हैं कि एक्चुअली कहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ था, कितने मार्क्स कम हुए थे, और उसी समय टीचर के साथ आर्ग्यू भी करने लगते हैं। मोस्ट ऑफ अस फर्स्ट डिवीजन आ जाए और सॉर्ट ऑफ अच्छे मार्क्स, एक्सपेक्टेड मार्क्स आ जाए तो हम उसी समय बंद कर देते हैं और बाद में जाके एनालिसिस करते हैं। वैसा ही आज हम करने वाले हैं G20 का दिल्ली डिक्लेरेशन। तो दिल्ली डिक्लेरेशन आया था सैटरडे को ना। उस समय पे एवरीवन वाज रिजॉइसिंग, क्योंकि एक हिस्टोरिक मोमेंट था G20 का। हर समिट में जब कोई डिक्लेरेशन आता है, इट इज सीन एज द आउटकम, द सक्सेसफुल आउटकम ऑफ दैट समिट। तो यही था, जब दिल्ली डिक्लेरेशन आया तभी भी इतना जश्न का सिचुएशन था, सर्कमस्टेंस था, दैट नोबडी रियली एनालाइज्ड कि एक्चुअली दिल्ली डिक्लेरेशन में है क्या। और आज हम इस डिस्कशन में वी आर गोइंग टू कवर कि व्हाट इज इन्वॉल्व्ड इन दी दिल्ली डिक्लेरेशन। दैट इज, हम रशिया यूक्रेन क्राइसिस के वर्डिंग के अलावा और क्या है दिल्ली डिक्लेरेशन में, वो भी देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट क्लाइमेट पे क्या बात हुई है या क्या लिखा गया है, फाइनेंस को लेके क्या लिखा गया है, एंड ऐसे कई जो छोटे छोटे टॉपिक्स दिए गए थे इनिशियली, उन पे क्या एक्चुअली वर्ड्स या क्या डिस्कशन हुआ था। तो यही है आज के डिस्कशन का मुद्दा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि समिट डिक्लेरेशन क्या होता है। कोई भी समिट होता है, उस समिट विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इट इज नॉट कि जिस दिन समिट का डिक्लेरेशन आता है वो इट इज the only thing that is there of the summit. It is actually an outcome of the entire hard work of the summit. कुछ समिट 1 साल का पूरा कवर करता है, कुछ समिट्स 5 साल के करते हैं, तो हर समिट का ईयर अलग रहता है। Now G20 का जो समिट ईयर है, दैट इज 1 ईयर। सो किसी कंट्री के पास जो प्रेसिडेंसी है वो 1 साल तक कई मीटिंग्स करे, दे आर गोइंग टू होस्ट, और उस मीटिंग्स में जो डिस्कशन होगा उसका आउटकम या जो फाइनल वर्डिंग होगा वो जाके समिट डिक्लेरेशन में लिखा जाता है। Now this is the reason why the summit declaration होता है, it is the final outcome of the summit. But problem यह है कि हम हमेशा डिक्लेरेशन को ही देखते हैं, we do not see the hard work behind it. तो इसीलिए it is important कि we start from the beginning. तो इंडिया का जब प्रेसिडेंसी स्टार्ट होता है G20 में, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो PM मोदी ने भी कहा था, that is inclusive, decisive and action oriented. He had mentioned that जो इंडिया का प्रेसिडेंसी होने वाला है, it is going to talk about inclusivity, it is going to be very decisive and it's going to be action oriented. और ये तीनों चीजों पे we are going to take a look कि जो हमारे पास दिल्ली डिक्लेरेशन है, does it actually include these 3 things. उसके अलावा 6 प्रायोरिटी एरियाज दी गई थी, थीमेटिक थी ये 6 आइडियाज। उसमें से द फर्स्ट इज ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ। दूसरा है एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ। तीसरा है एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDGs, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। चौथा है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। 5वां मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर द 21st सेंचुरी, एंड 6th इज वुमेन लेड डेवलपमेंट। तो ये 6 थे प्रायोरिटी एरियाज जो इंडिया ने कहा था कि इसी पे इंडिया फोकस करेगा ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी। यहां पे ये नोट करना बहुत जरूरी है कि इससे पहले इंडिया ने इंटरनेशनली कभी भी एजेंडा सेटिंग नहीं किया था। It has always been part of various summits, but कभी agenda setting नहीं किया था. This was the first agenda setting that India did on its during its presidency. तो these themes indicate that India as a country emphasizes on these discussions. So throughout the presidency, हर summit जो group joint working groups की meeting हुई है या ministerial meetings हुई है, they have all been surrounding these themes. आगे बढ़ते हैं, आते हैं कि दिल्ली डिक्लेरेशन कैसे एक्सेप्ट हुआ। तो
जब इंडिया को प्रेसिडेंसी मिल गई, वी हैड अ थीम्स, शुरू हो जाती है मीटिंग्स अक्रॉस इंडिया। 60 cities of India hosts more than 100 meetings, और हर मीटिंग, उसमें से 17 मीटिंग्स एक्चुअली मिनिस्टीरियल थे एंड ज्यादा से ज्यादा जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग्स थी, और हर मीटिंग में इन थीम्स पे डिस्कस किया जाता है। ऑल कंट्रीज कम फॉरवर्ड, कीप देयर प्रपोजल्स, एंड फाइनली एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश होती है। सरप्राइजिंगली मिनिस्टीरियल मीटिंग, जो 17 मिनिस्टीरियल मीटिंग्स हुई थी, उन किसी में भी देयर वाज नो कंसेंसस, और इसी वजह से देयर वाज अ वरी कि एक्चुअली दिल्ली डिक्लेरेशन साइन होगा कि नहीं होगा, कंसेंसस आएगा कि नहीं आएगा। कोई भी 17 मिनिस्टीरियल मीटिंग में कंसेंसस बिल्डिंग नहीं हो पा रहा था। या रशिया कुछ बोल रहा था, या चाइना कुछ बोल रहा था, या यूएस कुछ बोल रहा था, इसी वजह से कंसेंसस नहीं आ पा रहा था। तो दिस वाज सीन एज अ प्रॉब्लम स्टार्टिंग ड्यूरिंग द मिनिस्टीरियल मीटिंग्स इटसेल्फ। नाउ अब क्या होता है कि फाइनली शेरपा ट्रैक शुरू होता है जस्ट कुछ दिन पहले ऑफ द G20 समिट, 4 to 5 days बिफोर इट। इट एक्चुअली टेक्स प्लेस इन NUH इन हरियाणा डिस्ट्रिक्ट। नाउ हरियाणा में जो नू डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये शेरपा ट्रैक शुरू होता है, एंड बाय द टाइम शेरपा ट्रैक कम्स टू एन एंड, दैट इज द 4th डे के एंड में खबर आ जाता है कि कंसेंसस नहीं मिल रहा है ऑन द दिल्ली डिक्लेरेशन। नाउ दिस वाज ऑफ कोर्स a very worrisome thing। वो it is like अभी जो मैचेस चल रही हैं, आपको पता चलता है कि अरे फिर से रेन प्रेडिक्टेड है, तो सबका ही ऐसा लगता है कि यार फायदा क्या हो रहा है एशिया कप का। तो सेम चीज यहाँ पे भी डिस्कस हो रहा है कि यार इतना मेहनत, इतना मीटिंग्स एंड ऑल ऑफ दिस, एंड फाइनली क्या हो रहा है कि कंसेंसस नहीं आ रहा है। बट बिहाइंड द सीन नेगोशिएशंस कंटिन्यू। तो जब G20 का Day 1 समिट शुरू हो जाता है एंड लीडर्स आर वेलकम्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद डिस्कशंस, प्रॉपर डिलिब्रेशन शुरू होता है। तो उसी दौरान दोपहर को खबर आ जाती है कि न्यू दिल्ली कंसेंसस और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हैज बीन अप्रूव्ड एंड इट इज 100% consensus. That is, representatives of all the countries have accepted that consensus. Now this was a very big news। उसी वक्त अमिताभ कांत, जो इंडिया के शेरपा थे, उन्होंने एक मीटिंग में, या एक्चुअली इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि इस डिक्लेरेशन के पीछे 200 आवर्स प्लस नेगोशिएशंस हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं, उसके अलावा 15 ड्राफ्ट्स बनाई गई हैं, एंड फाइनली 83 पैरास का ये डिक्लेरेशन है, और ये 83 पैरास इज 100% एक्सेप्टेड, दैट इज 100% कंसेंसस इज देयर बिहाइंड every para। Now this is a unique achievement because इससे पहले जो डिक्लेरेशंस आई हैं G20 के समिट में, कहीं ना कहीं वो रेफरेंस पॉइंट और फुट नोट्स में एक एक्सेप्शन दिया गया है कि ये कंट्री ने ये नहीं माना है, ये कंट्री ने ये वर्डिंग चेंज किया है, बट दिल्ली डिक्लेरेशन में कोई भी ऐसा एक्सेप्शन नहीं था। All countries, that is the member countries, accepted all the 83 paras of the Delhi Declaration. This was the highlight, कि this was a sense of success of G20, India's G20 presidency. Now आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली है क्या डिक्लेरेशन में, बट उससे पहले आई वांट टू ब्रिंग टू योर अटेंशन कि एक प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच फॉर लॉन्ग टर्म, दैट इज 2025 में जो अटेम्प्ट देना चाहते हैं, उनके लिए बैच स्टार्ट होता है 16 सितंबर। द बैच द प्राइसिंग इज अराउंड 70,000 रुपीज। अगर आप कोड यूज करते हैं DWLIVE तो आपको डिस्काउंट के बाद 35,999 रुपीज का मिलेगा, दैट इज 36,000 रुपीज। एंड ये कोर्स इंग्लिश और हिंदी में तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। तो जाइए, अगर आप सोच रहे हो 2025 के अटेम्प्ट के बारे में, प्लीज गो टेक अ लुक एट द फीचर्स इन डिटेल। आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना बेनिफिशियल होगा ये कोर्स आपके लिए। चलते हैं अभी अबाउट द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले तो ऑब्वियस बात है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस से शुरू करेंगे, क्योंकि यही है सबसे बड़ा मैटर ऑफ द इंटायर डिक्लेरेशन। अब यहां पे दो चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है, बिकॉज जो पहला डिक्लेरेशन था वो है बाली डिक्लेरेशन जो लास्ट ईयर आया था, और आज के डिक्लेरेशन में, दैट इज दिल्ली डिक्लेरेशन में, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है।
बाली डिक्लेरेशन में रशिया को डायरेक्टली कंडेम किया गया था, बट दिल्ली डिक्लेरेशन में रशिया को कोई मेंशन नहीं है, रशिया को कोई कंडेमनेशन नहीं किया गया है। यहां पे ऑन द अदर हैंड ये मेंशन किया गया है कि यूएन चार्टर को फॉलो करना है। सबसे बड़ी बात, सेकंड, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ यूक्रेन हैज टू बी प्रोटेक्टेड एंड हैज टू बी रिस्पेक्टेड। उसके अलावा दे हैव आल्सो मेंटेन दैट यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन जो पहले रशिया ने किया हुआ है वो inadmissible है, वो नहीं acceptable होगा to the global community. Apart from this, they have also said that there has to be a timely and effective implementation of the Black Sea Grain Initiative. Now ये Black Sea Grain Initiative टर्की ने मीडिएट किया था, which basically called for a safe corridor between Ukraine and Turkey, जिसके थ्रू यूक्रेन का जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, that is grains, could be transported and then would lead to the global food market because of the crisis, the Russia-Ukraine crisis, the food market was seeing a shortage. So Turkey ने ये mediate किया था, but Russia actually came forward and said कि नहीं, this initiative is not acceptable. Why? Because Russia said that it wants its agricultural bank to be part of the SWIFT network. Now this of course US is not interested. इसी वजह से the initiative has not really taken off. So in the declaration, it has been called out that there has to be a timely and effective implementation of the Black Sea Grain Initiative. Apart from that, military destruction and food and energy infrastructure पे और attacks ना हो, इस पे भी focus किया गया है. Finally, it has talked about that today's era must not be of war. Now, this is the statement that Prime Minister Modi had already said during the Bali Declaration. When India was being, compelled to condemn Russia during the Bali Declaration, India ने तभी भी कहा था, it is not about Russia-Ukraine crisis, it is not about condemning a country over the use of force, it is about that today's era is not of war. And this is something that has been reiterated in the Delhi Declaration, जहां पे ये mention किया गया है कि war को रोकना पड़ेगा, war को mediate करके या ceasefire declare करके इसको रोकना चाहिए. Now this is something that India has again and again mentioned. आगे बढ़ते हैं. The next thing is the finance track. Now फाइनेंस ट्रैक में ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में मेंशन किया गया है. सबसे पहले तो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स को लेके मेंशन किया गया है. सो व्हाट इज अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक? इट इज अ बैंक दैट इज इट्स एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां पे एक या दो कंट्री इज बेसिकली गवर्निंग. तो ये बैंक क्या करती है? ये बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज को लोन या ग्रांट देती है. नाउ दीज बैंक्स आज के दिन, which includes World Bank, Asian Development Bank, ये ज़्यादा से ज़्यादा it is in the hands of US and its allies or it is in the hands of China. तो ये दोनों जो powerful countries हैं, they are the ones dictating कि loans कैसे दिया जाएगा और किसको दिया जाएगा. इंडिया ये कॉल आउट कर रहा है कि नहीं और multilateral development banks बनाना चाहिए ताकि it is not their dictation of who is getting what. The next, of course, has been talked about the crypto assets. Now, ये काफी interesting point है क्योंकि इंडिया में RBI ने 2020 में they had already said कि crypto assets पे बैन लगाया जाए, but 2021 में ये बैन पे ही बात हुई थी, कोई डिसीजन नहीं लिया गया था. यहाँ पे that is in the Delhi Declaration ये माना गया है, India has accepted as a precedent that एक regulatory framework बनाया जाए by IMF and FSB, and both of them will work upon making a framework. The third is, of course, principles on anti-corruption. This is again, India has been focusing that both developed and developing nation में anti-corruption principles have to be brought in. This is going to ensure more and more cooperation. Debt vulnerabilities पे भी बात की गई है that low income countries as well as middle income countries including Ethiopia, Gabon, even श्रीलंका पे बात हुई है और ये कहा गया है कि डेट ट्रैप से कैसे इन कंट्रीज को बचाया जा सकता है.
फाइनली जयपुर कॉल फॉर एक्शन। तो जयपुर में भी एक मीटिंग हुई थी अगस्त के महीने पे अबाउट हाउ टू गेट द MSME, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इनटू द इंटरनेशनल ट्रेड। ना इस मीटिंग पे कॉल फॉर एक्शन लिया गया था, एक फ्रेमवर्क बनाया गया था कि कैसे किया जा सकता है। अभी तक रूल्स ऑफ द गेम नहीं बनाया गया है। सो इन द डिक्लेरेशन इट हैज बीन टॉक्ड अबाउट द कॉल फॉर एक्शन रादर देन एक्चुअल प्रिंसिपल्स अभी तक नहीं बने हैं। दैट इज द रूल्स ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ MSMEs इनटू इंटरनेशनल ट्रेड, वो अभी तक नहीं बने हैं। आगे बढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज पे। क्लाइमेट चेंज पे एक ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट बनाया गया है, दैट वाज अगेन हेडेड बाय इंडिया, और इस पैक्ट के अंडर पे ये एक्सेप्ट किया है G20 मेंबर्स दैट दे आर गोइंग टू फॉलो द UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उनके प्रिंसिपल्स और जो नेशनली डिटरमाइंड इंडिकेटर्स है उनको वो फॉलो करेंगे। उसके अलावा ये भी माना गया है कि ग्लोबल नॉर्थ हैज टू गिव फाइनेंसिंग टू ग्लोबल साउथ, एंड उस अकॉर्डिंग में UK has agreed to give about $2 billion to the Green Climate Fund. And apart from that, इस पैक्ट में ये भी बात की गई है कि कैसे ग्लोबल साउथ कंट्रीज को सपोर्ट किया जाएगा इन द ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। उसके अलावा there was also a talk about action plan on sustainable development goals. There was also a talk about rationalization and phasing out of fossil fuel subsidies. We move on to the other things that was talked. उसके अलावा काउंटरिंग टेररिज्म पे बात हुई थी। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया गया है कि G20 कंट्रीज हैव अग्रीड दैट FATF को सपोर्ट किया जाएगा विथ रिसोर्सेज एंड देयर विल बी अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस गिवन टू FATF। वही FATF जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था, तो उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए उसी को बात की गई है टेररिज्म वाले पैराग्राफ में। उसके बाद बात की गई है स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल ग्रोथ की, एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDGs। नाउ द पैरास डीलिंग विद दिस टॉपिक हैज सेड दैट कि पैंडेमिक के समय में हर कंट्री डीरेल हो चुका था, दे कुड नॉट रियली फंक्शन ऑन अचीविंग द SDGs बाय 2030। इसी वजह से दे नीड नॉट ओनली सपोर्ट बाय ग्लोबल नॉर्थ बट दे ऑल्सो नीड फाइनेंसिंग, एंड this is something that the countries, that is the G20 countries, have to work upon. Otherwise 2030 का गोल नहीं मीट किया जा पाएगा। उसके अलावा मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर द 21st सेंचुरी पे भी मेंशन किया गया है। यहाँ पे जस्ट एक पासिंग रेफरेंस दिया गया है अबाउट रिप्रेजेंटिंग जियोपॉलिटिकल रियलिटीज। अगर आप ये वर्ड देखते हो रिप्रेजेंटिंग जियोपॉलिटिकल रियलिटीज, ये वर्ड बार बार यूज होता है UNSC के रिफॉर्म्स के लिए, क्योंकि UNSC में सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और इंडिया और कई सारे ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैव बीन डिमांडिंग कि ये P5 को एक्सपैंड किया जाए, इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप दिया जाए। ऐसे कई कंट्रीज हैं, जैसे अफ्रीकन यूनियन भी क्लेम करता है कि परमानेंट मेंबरशिप शुड गो टू अफ्रीकन यूनियन एज वेल। So expansion of P5 is seen as representing the realities of 21st century. तो इसी पैरा में यही बोला गया है कि multilateral institutions should not resemble Cold War realities, instead the 21st century realities. Finally, it has talked about women-led development. जो मैंने आपको themes दिखाया था, उसमें जो छठा theme था, it was about women-led development. Now, in the declaration, it has mentioned that the Brisbane goal, जो Brisbane goal है, which basically talks about how to increase the number of women by 25% in the labor force by 2025. Now, ये जो Brisbane goal है, इसको G20 के हर member ने कहा है that they are going to take steps to realize this goal by 2025. So as per this para, they have all agreed on the Brisbane goal. So the 83 paras of the Delhi Declaration actually only has 8 paras of Russia Ukraine. But अगर आप मीडिया देखते हो तो ऐसे लगता है कि पूरा का पूरा डिक्लेरेशन रशिया और यूक्रेन क्राइसिस पे ही है, बट ऐसे कई चीजों पे टच किया गया है, ऐसे कई चीजों पे डिस्कस किया गया है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एज अ ग्लोबल फैमिली। चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज हाउ वाज बाली डिक्लेरेशन
डिफरेंट फ्रॉम द दिल्ली डिक्लेरेशन। तो बाली और दिल्ली डिक्लेरेशन को कंपेयर करते हैं तो बाली डिक्लेरेशन में डायरेक्ट कंडेमनेशन हुआ था रशिया का। तो ये सवाल जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से पूछा गया तो ही सेड बाली इज बाली, दिल्ली इज दिल्ली। पूरा जो कंटेक्स्ट है वो अलग है क्योंकि उस समय पे वॉर शुरू हुई थी, द वेस्टर्न कंट्रीज वर वेरी एंग्री, दे वांटेड टू रिटेलिएट। आज बात कुछ और है एंड टुडेज रियलिटीज आर रिफ्लेक्टेड इन द दिल्ली डिक्लेरेशन। सो द टू रियलिटीज आर कंप्लीटली डिफरेंट। कंट्रीज हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि हाँ इस वॉर को एंड करना पड़ेगा बिकॉज दिस वॉर कैन कंटिन्यू फॉर एवर इफ थिंग्स आर नॉट put a halt to. The other thing, countries are realizing कि Ukraine has been able to withstand Russia and Russia is not interested to walk out of Ukraine. तो ये जो इम्पास है इसको तोड़ने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज हैव आल्सो रियलाइज कि नेगोशिएट करना पड़ेगा, रशिया के साथ इतना अग्रेसिव पोस्चरिंग नहीं चल सकता है। तो इसी वजह से दिल्ली डिक्लेरेशन में रशिया को डायरेक्टली कंडेम नहीं किया गया है। द लैंग्वेज इज फार मोर वेग जिसे कहा जाता है। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट रशिया एट ऑल, इट इज जस्ट सेइंग कि वॉर का सजेशन कैसे किया जा सकता है ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट रशिया के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, विच इज अगेन वेरी डिफरेंट फ्रॉम बाली। बाली डिक्लेरेशन में और भी ऐसे डिफरेंसेस हैं जैसे कि बाली डिक्लेरेशन में एनर्जी सिक्योरिटी को लेके बात की गई है और दिल्ली डिक्लेरेशन में एनर्जी सिक्योरिटी नहीं रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा फोकस किया गया है। इंडिया हैज टॉक्ड अबाउट कि कैसे ट्रांजिशन हो सकता है रादर देन मेंटेनिंग एनर्जी सिक्योरिटी। प्लीज कीप इन माइंड कि जब बाली डिक्लेरेशन साइन हो रहा था तब रशिया से पेट्रोल नहीं खरीदने की बात हो रही थी। विद अदर वर्ड्स द क्राइसिस वाज एग्रेवेटिंग द एनर्जी एज वेल एज फूड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। कंट्रीज वर वंडरिंग कहां से खरीदना है पेट्रोल। यूरोप में ज्यादा प्रेशर था, यूरोप कैसे कहां से गैस और पेट्रोल खरीदेगा। तो ऐसी द सिचुएशन इन बाली वाज वेरी डिफरेंट। तो इसी वजह से वहां पे एनर्जी सिक्योरिटी पे फोकस किया गया है। और दिल्ली डिक्लेरेशन में ऑन द अदर हैंड इट हैज बीन द फोकस हैज बीन कि रिन्यूएबल एनर्जी पे कैसे बात की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, उस पे इट इज क्लियरली बीन टॉक्ड अबाउट कि फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी धीरे धीरे कैसे कम किया जाए बाय यूजिंग बायोफ्यूल। फॉर एग्जाम्पल एथेनॉल ब्लेंडिंग, 20% ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग इज व्हाट इंडिया इज टॉकिंग अबाउट। अपार्ट फ्रॉम दैट बाली डिक्लेरेशन पे भी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स की बात हुई थी, बट उस समय पे सिर्फ और सिर्फ एसडीजीज को लेके बात हुई थी कि कैसे ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देंगे फॉर accelerating the progress on SDGs. India on the other hand has said कि कैसे MDBs को और efficient बनाया जाए, better बनाया जाए और कैसे इसके numbers बढ़ाए जाए। It cannot be in the hands of just few. The power has to be shared amongst the countries. उसके अलावा if you look at Delhi Declaration, it resembled with the inclusion of African Union as a permanent member, it basically resounded of the voice of the global south, जो बाली डिक्लेरेशन में नहीं था, because बाली डिक्लेरेशन में तब तक African Union नहीं आया था ना। African Union, which is a union of almost 50-55 countries, is a huge bloc coming as the global south in G20. तो इसी वजह से दिल्ली डिक्लेरेशन is far more comprehensive voice of the global south. ये है सारे फीचर्स ऑफ दिल्ली डिक्लेरेशन कंपैरिजन विद बाली डिक्लेरेशन। और आपको यू विल नाउ रियलाइज दैट ऐसी कई चीजें हैं जिसके वजह से इसको हिस्टोरिक बोला जा रहा है, इसको सक्सेसफुल डिक्लेरेशन बोला जा रहा है, बिकॉज इट हैज बीन एबल टू मीट ऑल द थीमेटिक प्रोमिसेस दैट हैव बीन मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी। तो जो प्रॉमिस किया था वो डिक्लेरेशन में अचीव किया है, एंड स्पेशली द डिक्लेरेशन हैड 100% कंसेंसस, एंड दैट इज वेयर डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया हैज वन। एज मैक्रोन, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, हैज सेड दैट ये सिर्फ इंडिया ही कर पाता है। इंडिया के पास अभी इतना नेगोशिएटिंग पावर है दैट इट इज ओनली इंडिया विच कुड हैव created such a document with 100% consensus and which it delivered. With this, we come to an end to today's discussion. Thank you. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।